स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जरा सोचिए, अगर आप एक समय यंत्र में बैठकर आज से पूरे 250 वर्ष पीछे पहुंच जाएं, वहां ना बिजली की चमक होगी, न इंटरनेट की दुनिया और ना ही ऊंची ऊंची इमारतों का जाल। उस काल का भारतीय गांव आज के महानगरों से कहीं अधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित और पूर्णतः आत्मनिर्भर अपनी अलग ही पहचान रखता था। करीब 250 साल पहले भारत के गांव किसी छोटे गणराज्य की तरह स्वतंत्र इकाइयां थे, जहां जीवन की लगभग हर आवश्यकता गांव की सीमाओं के भीतर ही पूरी हो जाती थी। वही समय था जब भारत की वैश्विक अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी लगभग 25% आंकी जाती है और इसकी जड़ें इसी सुदृढ़ ग्रामीण ढांचे में थीं। प्रत्येक गांव में किसान, बढ़ई, लोहार, कुम्हार, जुलाहा और वैद्य का निश्चित स्थान होता था। सब एक दूसरे की जरूरतें वस्तु विनिमय यानी बार्टर पद्धति से पूरी करते थे। उस दौर में सिक्कों से अधिक महत्व कौशल और अन्न का था, इसीलिए अकाल जैसी स्थिति विरले ही उत्पन्न होती थी, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी कार्य में निपुण था। लोग स्वयं कपास उगाते, चरखे पर सूत काटते और गांव का बुनकर उनसे मजबूत व आरामदायक वस्त्र तैयार करता, जो आज के महंगे ब्रांडेड कपड़ों से अधिक टिकाऊ होते थे। यही आर्थिक सुदृढ़ता थी कि बाहरी दुनिया में चाहे युद्ध हो या सत्ता परिवर्तन, ग्रामीण जीवन की शांति और स्थिरता पर उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। उस समय के घर प्रकृति और पारंपरिक विज्ञान के अद्भुत संतुलन पर आधारित होते थे। निर्माण सामग्री में मिट्टी, चूना, पत्थर और लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। मोटी दीवारें भीषण गर्मी को भीतर प्रवेश करने से रोकती थीं। छतों पर खपरेल या मजबूत लकड़ी के शहतीर लगाए जाते, जो अंदर का तापमान संतुलित रखते थे। घर के बीचों बीच खुला आंगन होता था, जिसे घर का प्राण केंद्र कहा जा सकता है, क्योंकि वहीं से प्रकाश और स्वच्छ वायु पूरे घर में फैलती थी। फर्श को गोबर और मिट्टी से लीपा जाता, जो प्राकृतिक रूप से कीटाणुनाशक का कार्य करता था। बिना किसी पंखे या एसी के भी घरों में प्राकृतिक शीतलता बनी रहती थी। गांव का प्रशासन पंचायत के अधीन होता था, जिसे न्याय का प्रतीक माना जाता था। 5 अनुभवी और निष्पक्ष बुजुर्गों को पंच चुना जाता, जो तत्काल विवादों का समाधान कर देते थे। न पुलिस चौकी की आवश्यकता, न अदालतों की। सामाजिक सम्मान और सत्यनिष्ठा इतनी प्रबल थी कि अपराध नगण्य थे। भूमि या जल को लेकर मतभेद होने पर पूरा गांव मिलकर समाधान निकालता था। पंचायत सामुदायिक संसाधनों, कुएं, तालाब, चरागाह की देखभाल भी करती थी। यही विकेंद्रीकृत व्यवस्था गांव को लंबे समय तक सशक्त बनाए रखती थी। खेती पूरी तरह प्राकृतिक चक्र पर आधारित थी। रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक का अस्तित्व नहीं था। बीजों का चयन सावधानी से होता और फसल चक्र का पालन किया जाता, जिससे भूमि की उर्वरता बनी रहती। जल संरक्षण के लिए तालाब, बावड़िया और नहरें सामुदायिक श्रम से निर्मित होती थीं। वर्षा जल की हर बूंद सहेजी जाती थी, जिससे सूखे में भी जल संकट कम होता था। रहट और बैलों के माध्यम से सिंचाई की जाती, जो पर्यावरण के अनुकूल थी। किसान कर्ज से दबा नहीं रहता था, उसकी अपनी भूमि और बीज ही उसकी संपत्ति थे। शिक्षा भी व्यापक और व्यावहारिक थी। प्रत्येक गांव में पाठशाला या गुरुकुल चलता था, प्रायः किसी वृक्ष की छाया या मंदिर प्रांगण में। बच्चों को केवल पाठ्य ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन कौशल सिखाए जाते थे। शिक्षा स्थानीय भाषा में होती और गणित, तर्क, खगोल, आयुर्वेद तथा नैतिक शिक्षा पर बल दिया जाता था। गुरु का पालन पोषण समाज मिलकर करता था। शिक्षा रटने पर नहीं, समझ और अभ्यास पर आधारित थी, जिससे कुशल कारीगर और विद्वान तैयार होते थे। लोगों का स्वास्थ्य सुदृढ़ था, क्योंकि जीवन प्रकृति की लय के साथ चलता था। सूर्योदय से पूर्व जागना और दिन भर श्रम करना सामान्य दिनचर्या थी। मोटापा या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां विरल थीं। वैद्य जड़ी बूटियों और आयुर्वेद में पारंगत होते थे। नीम की दातून, तांबे के पात्र का जल और शुद्ध घी दूध रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते थे। भोजन में बाजरा, ज्वार, रागी जैसे मोटे अनाज और गुड़ का उपयोग होता था। मिट्टी के बर्तनों में धीमी आंच पर पका भोजन पोषक तत्वों से भरपूर रहता था। साप्ताहिक हाट गांव के सामाजिक और आर्थिक जीवन का केंद्र होते थे। यहाँ व्यापार के साथ साथ संवाद और मेलजोल भी होता था। हस्तनिर्मित वस्तुएं, मिट्टी के पात्र, हथकरघा वस्त्र, लोहे के औजार विशेष आकर्षण होते थे। लेन देन में विश्वास सर्वोपरि था। विदेशी व्यापारी भी भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता के कारण यहाँ आते थे। यह सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था की जीवंतता का प्रमाण था। सुरक्षा के लिए बाहरी सेना की आवश्यकता नहीं थी। प्रत्येक युवा आत्मरक्षा में दक्ष होता था।
गांव के चारों ओर सुरक्षा प्रबंध होते और रात में पहरा दिया जाता था। संकट की घड़ी में आसपास के गांव भी सहायता के लिए आगे आते थे। लाठी, कुश्ती और पारंपरिक खेल शारीरिक प्रशिक्षण का हिस्सा थे। सामाजिक एकता इतनी प्रबल थी कि अपराध विरल थे। मनोरंजन सामूहिक था। लोकगीत, नाटक, कठपुतली, कथावाचन, त्योहार पूरे गांव द्वारा मिलकर मनाए जाते थे। कला और संगीत जीवन का अभिन्न अंग थे। ऋतुओं के अनुसार गीत और उत्सव बदलते थे, जो प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाते थे। यही सामूहिक आनंद ग्रामीण जीवन को संतुलित और प्रसन्न बनाए रखता था। लेकिन समय बदला। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना प्रभाव बढ़ाया तो कर व्यवस्था कठोर हो गई। नए लगान नियमों ने किसानों पर भारी बोझ डाला। औपनिवेशिक नीतियों के कारण स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा और विदेशी मशीन निर्मित वस्तुएं बाजार में छा गईं। पारंपरिक शिक्षा पद्धति कमजोर पड़ी और समाज में परिवर्तन की गहरी लहर उठी। फिर भी भारतीय गांव की आत्मा और सांस्कृतिक मूल्यों ने अपनी जड़ों को पूरी तरह मिटने नहीं दिया। आज जब हम उस युग को देखते हैं तो समझ आता है कि वास्तविक प्रगति केवल तकनीक में नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलन और सामुदायिक एकता में निहित है। क्या आप भी उस दौर के किसी गांव में एक सप्ताह बिताना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट में अवश्य बताइए।